नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री का। इटली में फासीवाद और इन सारी चीज़ों से संबंधित चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, आज की डेट में जैसे यह जो चैप्टर है इटली में फासीवाद, तो इसको दो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो 7-7 पेजेज़ में, लगभग 7 या 6 पेजेज़ में हम लोग 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट होगा, आप लोगों को पीडीएफ जो है यूपीपीसीएस मेंस 2019 और 20 के पेड व्हाट्सएप ग्रुपों में मिल जाएगी, ठीक है। पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, देख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए, इटली में फासीवाद किस तरीके से इसका विकास हुआ, इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, यूरोपीय इतिहास में 2 विश्व युद्धों के बीच का समय जो है, तानाशाही शक्तियों के उदय का कारण जो है उल्लेखनीय माना जाता है। कि जैसे देखिए, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, दोनों के बीच का जो काल माना जाता है, इसमें तानाशाही शक्तियों का उदय होता है। जैसे हिटलर का उदय होता है, ठीक है, जर्मनी में। और इटली में फासीवाद का उदय होता है, मुसोलिनी का। तो इसी दौरान होता क्या है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का समय होता है, इस दौरान इटली में फासीवाद के रूप में मुसोलिनी ऊपर उठता है, ठीक है। इसका विकास होता है इटली में। और जर्मनी में नाजीवाद के रूप में हिटलर रहता है और स्पेन में जनरल फ्रैंको रहते हैं, ठीक है। तो 3 देशों में रहते हैं, हिटलर जर्मनी में नाजीवाद के रूप में, मुसोलिनी फासीवाद के रूप में इटली में, और जनरल फ्रैंको स्पेन में, ठीक है। तो इन तानाशाही शक्तियों के विकास ने 2 विश्व युद्धों के बीच की यूरोपीय राजनीति को व्यापक स्तर पर प्रभावित करते हैं। साथ ही होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए आधार भूमि भी ये लोग तैयार करते हैं। फासीवाद हो गया, नाजीवाद हो गया, इन दोनों, इनका जो विकास है 2 अलग अलग देशों में हुआ। परंतु कई बिंदुओं पर, जैसे पृष्ठभूमि हो गया, कारण हो गया, विकास हो गया, तो इनमें काफ़ी समानताएं भी हमें दिखाई पड़ती हैं। इटली में फासीवाद के उदय को हम प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में देख सकते हैं। इस संदर्भ में होता क्या है कि इटली की पृष्ठभूमि को देखने की ज़रूरत हमें लगती है, ठीक है। जैसे जो रोमन सभ्यता थी, तो रोमन सभ्यता का केंद्र, पोप का निवास स्थल, पुनर्जागरण का स्थल, ये सारी की सारी चीज़ें, घटनाएं इटली में घटित होती हैं, ठीक है। 15वीं सदी तक क्या होता है, भूमध्य सागरीय जो व्यापार के केंद्र के रूप में यूरोपीय व्यापार का जो प्रमुख स्थल रहता है, ठीक है। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या होता है, इटली का एकीकरण हो जाता है। सारी घटनाओं से इटली का विकास हुआ। पर होता क्या है कि आर्थिक स्तर पर इटली की स्वयं की भौगोलिक अवस्थिति इतनी समृद्ध नहीं थी, जिसके कारण बहुआयामी आर्थिक विकास जो होता है वो कर सके। 1870 में क्या होता है, अपने एकीकरण के बाद इटली भी औपनिवेशिक होड़ में शामिल हो जाता है। परंतु तब तक वह इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों से काफ़ी पिछड़ चुका होता है। मतलब ये भी अपना उपनिवेश स्थापित करता है, लेकिन ये काफ़ी पिछड़ चुका होता है, क्योंकि इटली प्राकृतिक संसाधनों से कमज़ोर था। भाई, इटली में प्राकृतिक संसाधन नहीं पाए जाते, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इस कारण से औद्योगिक दृष्टि से भी पिछड़ गया। पिछड़ेपन को इटली ने व्यापारिक विकास के द्वारा दूर करने की कोशिश की कि भाई, कहीं ना कहीं हम ट्रेड के मार्फत से अपने देश की प्रगति को आगे ले जाएंगे। तो यह काम किया जाता है मुसोलिनी के द्वारा। देखिए, 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होता है, तो उसके पूर्व इटली दो ध्रुवीय राष्ट्रों के गुट में शामिल हो गया था, ठीक है। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली में त्रिपक्षीय संधि के तहत ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है, ये गुट बनता है। अब प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने एक गुप्त संधि की थी, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने उन्हें समर्थन दिए जाने के बदले इटली को ट्रिस्टे टाइरोली तथा अफ्रीका में कुछ उपनिवेश दिए जाने का वादा करते हैं। वास्तव में क्या होता है कि इटली प्राचीन रोमन साम्राज्य से प्रेरणा लेते हुए एक भूमध्य सागरीय शक्ति बनकर उत्तरी अफ्रीका और एशिया तक अपना आधिपत्य चाहता था। तो ये कुछ अपने इटली के एम थे कि हाँ भाई, वो चाहता है, ठीक है, कि अफ्रीका में हमारा प्रभुत्व रहे और एशिया तक बना रहे, ठीक है, आधिपत्य।
तो ये सारी चीज़ें घटनाएं घटित होती हैं। इसके बाद क्या होता है, पेरिस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों की विजय के बावजूद भी इटली के दावों को स्वीकार नहीं किया गया। विशेषकर फ्यूम बंदरगाह जो एड्रियाटिक तट पर पाया जाता है, इसकी मांग न माने जाने पर इटली के प्रधानमंत्री आयरलैंड सम्मेलन के बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। आयरलैंड सम्मेलन होता है तो उस समय इटली के प्रधानमंत्री कौन रहते हैं, ठीक है, तो उस समय इटली के जो प्रधानमंत्री रहते हैं आयरलैंड, तो सम्मेलन को छोड़ कर ही चले जाते हैं। सम्मेलन में बहिष्कार से जहां एक और मोह भंग होता है, वहीं युद्ध में शामिल होने के मुद्दों को लेकर तीव्र मतभेद उभर कर सामने आते हैं। इस युद्ध में शामिल होने के कारण इटली को व्यापक क्षति होती है। उसके लाखों सैनिक जो हैं व्यर्थ में मारे जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, हमने अपने सैनिकों को विश्व युद्ध में झोंका, सारी चीज़ें करी, अब हमें जब फायदा ही नहीं मिला तो मतलब क्या रह गया, ठीक है। तो ये इटली को एहसास होता है। ज़्यादा क्षति इस कारण भी हुई होती है कि इटली की सुरक्षा जो है फ्रांस ब्रिटेन के संदर्भ में थी, ठीक है, लेकिन अभी अभी इन्हीं के गुट में शामिल था, और जब उसके पुराने मित्र ऑस्ट्रिया ने आक्रमण किया तो उससे व्यापक क्षति उठानी पड़ी। अंततः कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है इटली तो जीतने वाले गुट में शामिल था, लेकिन शांति समझौते में वह हार कर वापस आ गया। कहने का मतलब इटली पहले जो रहता है तो वो जीतने वाले गुट में शामिल रहता है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी उनकी उपेक्षा की जाती है, इटली की उपेक्षा की जाती है, इसी वजह से वह हार जाता है, ठीक है। अब देखिए कारण कौन कौन से हैं फांसीवाद के कारण, कि जो इटली में फांसीवाद का विकास होता है तो उसके कारणों को देख लेते हैं। कि जैसे देखिए आर्थिक कारणों में की बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात क्या होता है, परिस्थितियों में विभिन्न युद्धरत देशों में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। कोई भी देश अगर युद्ध में पार्टिसिपेट करता है तो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थितियाँ डावाडोल हो जाती। कोई भी कंट्री युद्ध नहीं चाहती है। युद्धकालीन मांग की समाप्ति के कारण स्थापित बाजार, उद्योग धंधे ये सारे के सारे ठप हो जाते हैं, ठीक है। इसी समय अमेरिका आदि देशों ने आप्रवासन कानून लाया, जिसके कारण रोजगार की जो अन्य संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इतावली मुद्रा जिसका नाम लीरा है का लगभग 70% अवमूल्यन हो गया होता है। तो अब आप सोच सकते हैं मुद्रा का अवमूल्यन किस कदर हो जाता है। युद्ध ऋणों के बोझ के कारण इतावली अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई होती है। बजट घाटा 1914-15 की अपेक्षा 1918-19 में 100 गुने से अधिक बढ़ गया होता है। जब बजट घाटे को पूरा करने के लिए नए कर लगाए जाते हैं तो सामान्य जनता की स्थिति और भी नाजुक हो गई होती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें होती है आर्थिक संकट की। अब राजनीतिक संकट की बात कर लेते हैं। इटली में कौन कौन से राजनीतिक संकट आते हैं। देखिए तत्कालीन इटली की राजनीति में मिलीजुली सरकारों का दौर रहता है। प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त होता है। सिर्फ 1919 से 1922 तक 6 सरकारें बदल चुकी होती हैं। इस परिस्थिति में क्या होता है, जनता ऐसी सरकार चाहती है जो भ्रष्टाचार को मुक्त एवं स्थायी बना सके, ठीक है। तत्कालीन जो जनता पेरिस सम्मेलन में अपने प्रतिनिधियों की असफलता से रुष्ट थी और इसी असफलता को जनता के साथ विश्वासघात मानती है। इसी समय जेंटिल, प्रोजोलिन आदि विचारकों द्वारा प्रसारित किया जा रहा था कि राजा ईश्वर का रूप है जो गलती नहीं कर सकता। सामान्य नागरिक राज्य के आदर्शों का पालन करके ही प्रगति कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो संदर्भ यह है कि गलती वाली बात से जहां तत्कालीन सरकार जो थी उसकी आलोचना हो रही थी, वहीं एक राजनीतिक विकल्प के लिए आधार तैयार हो रहा था। यहाँ हम कह सकते हैं कि जेंटिल और प्रोजोलिन ने फांसीवाद के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब देखिए सामाजिक संकट की बात कर लेते हैं। सामाजिक संकट कौन सा उत्पन्न होता है, तो देखिए तत्कालीन इटली की सामाजिक स्थिति तनावपूर्ण रहती है। समाजवादी दलों ने इटली के युद्ध में, ठीक है, इटली के युद्ध में शामिल होने का विरोध, जो विश्व युद्ध रहता है तो उसमें इटली के शामिल होने का विरोध करते हैं। इस कारण समाजवादियों का प्रभाव बढ़ रहा होता है। साथ ही बेरोजगारी, मजदूरों की हड़ताल, पूंजीवादी तत्वों के दिवालियापन आदि के कारण भी समाजवादी विचारों का प्रभाव बढ़ चुका होता है। वास्तव में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव ने ही दूसरी तरफ एक गठबंधन के लिए एक आधार तैयार करते हैं, ठीक है, जो कि अपने हितों की रक्षा के लिए आगे चलकर मुसोलिनी को समर्थन दे देते हैं। जमीन छीनने के समाजवादियों के नारे के कारण जमींदार व स्वतंत्र किसान जो गोलबंद होने लगे थे, मतलब एक साथ आने लगे थे, और इन्होंने 1920 में अपना कृषि महासंघ बनाते हैं। उधर जो मध्य वर्ग रहता है वो मुद्रा के अवमूल्यन, भाई कहीं ना कहीं जो समाज में लोग रहते हैं, मुद्रा का अगर अवमूल्यन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव करता है समाज के लोगों को, ठीक है। औद्योगिक मंदी, व्यापारिक ह्रास के कारण काफ़ी परेशानियां झेल रहा होता है समाज। तो ये सामाजिक संकट दिखाई पड़ रहा होता है उस समय।
अब प्रथम विश्व युद्ध में इटली के जिन सैनिकों ने भागीदारी की थी वो ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं। वे अवकाश प्राप्त युद्ध के पश्चात ना तो यथोचित प्रशंसा प्राप्त कर सके, मतलब युद्ध में भी लड़े और ऊपर से प्रशंसा भी हमें नहीं प्राप्त हुई। ठीक है, और एक तो वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे और ना ही उन्हें अधिकार और राष्ट्रीय एकता कृतज्ञता प्राप्त हुई कि भाई राष्ट्रीय हित में ही उनके लिए कुछ कहा जाता या उनको कुछ सम्मान मिलता तो वो भी अच्छा लगता, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ये समाजवादियों की युद्ध विरोधी शांतिवादी नीति का एक कट आलोचक था और यह भी एक विकल्प की तलाश में था। ठीक है, तत्कालीन इतावली युवा वर्ग जो सेना का भी एक बड़ा भाग था, सेना से हटने के कारण बेरोजगार था। कई युवा आर्थिक बदहाली के कारण समुचित शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। परिणामतः क्या होता है कि युवा वर्ग भी विद्यमान व्यवस्था में एक सार्थक विकल्प की तलाश कर रहा था, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ऑप्शन, भाई जो वर्तमान में सरकार है अगर वो सही से कार्य नहीं कर पा रही है तो आदमी विकल्प खोजता है। ठीक है, और वो विकल्प हर तरीके से एक आधार तैयार कर रहे थे। ठीक है, मुसोलिनी का उदय और विकास किस तरीके से होता है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो इटली की परिस्थितियां बनती हैं, इटली को जिस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकल्प की तलाश थी उसकी पूर्ति जो है बेनिटो मुसोलिनी द्वारा की जाती। मुसोलिनी अपने प्रारंभिक जीवन में ही समाजवादी आंदोलन का ही एक कार्यकर्ता था और एक समाजवादी पत्रिका अवंती का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि प्रारंभ के समय उसके विचारों में नाटकीय परिवर्तन आया और समाजवादी विचारधारा के विपरीत युद्ध में इटली के शामिल होने का समर्थन करता है। ठीक है, पहले तो समर्थन करता है, लेकिन इस समय इटली में दो वर्ग बने हुए होते हैं। दक्षिणपंथी वर्ग राष्ट्र के नाम पर इटली को युद्ध में शामिल करना चाहते थे, जबकि वामपंथी यानी समाजवादी इसके विरुद्ध थे कि भाई युद्ध में शामिल नहीं होना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं होना है। मुसोलिनी ने क्या किया कि मुसोलिनी के इस विचार के कारण उसे समाजवादी दल से निष्कासित कर दिया गया। यहीं से मुसोलिनी दक्षिणपंथी राजनीति का केंद्र बनकर उभरता है। 1919 में मुसोलिनी के नेतृत्व में इतालवी संघर्ष कार्यवाही समिति बनती है। ठीक है, मुसोलिनी शांति सम्मेलन में इटली की मांगों को ना माने जाने के कारण अपनी समिति द्वारा उग्रवादी नारों के साथ क्रांतिकारी कार्यक्रम भी प्रस्तुत करता है। तो कहीं ना कहीं यह विकास की प्रक्रिया और विकास को आगे बढ़ाता है। मुसोलिनी का उदय होता है और आगे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है। इसी समय जब नवंबर 1919 में चुनाव हुए होते हैं, उसमें मुसोलिनी और उसके समर्थक भी भाग लेते हैं, पर उसमें मुसोलिनी की सफलता नहीं मिलती है और मुख्य सफलता समाजवादियों को ही प्राप्त हो जाती है। वास्तव में फांसीवादी दल का कोई दल नहीं बल्कि पार्टी विरोधी आंदोलन था। ठीक है, इस नारे से फांसीवादी दल को अपना जनाधार बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। मुसोलिनी ने काली कमीज नामक हथियार बंद दस्तों का गठन किया। ठीक है, जिससे एक तरफ समाजवादियों के खात्मे का अभियान चलाया तो दूसरी तरफ उसे समाजवादियों से डरने वाली सरकार का भी समर्थन मिला। तो ये कुछ चीज़ें होती है, तत्कालीन परिस्थितियाँ जो होती मुसोलिनी के उदय में मदद कर रही होती हैं। 1921 में क्या होता है, चुनावों में फांसीवादी दल को 90 सीटें प्राप्त हो जाती है, 90 सीट्स प्राप्त हो जाती हैं। और हालांकि यह स्पष्ट बहुमत से काफ़ी कम रहता है। 1922 के प्रारंभ में ही उत्तरी इटली के क्षेत्रों में फांसीवादी दल का प्रभाव जो है धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, स्थापित हो चुका होता है और इस दल की ये मांग थी कि संसद भंग हो तथा एक नया मंत्रिमंडल गठित हो जिसमें फांसीवादी दल के सदस्यों को शामिल किया जाए। जब सरकार ने मुसोलिनी की मांग को ठुकरा देते हैं तो मुसोलिनी ने भी नेपल्स में एक सभा आयोजित करते हैं और घोषणा करते हैं कि सत्ता उसे सौंप दी जाए, अन्यथा हम रोम पर चढ़ाई कर देंगे। ठीक है, अंततः 30 अक्टूबर 1922 को सैन्य निष्क्रियता की स्थिति में काली कमीज वाले दस्ते के सहयोग से मुसोलिनी ने रोम पर नियंत्रण स्थापित कर देता है और अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद रोम पर कब्जा यानी नियंत्रण स्थापित कर देता है। तत्पश्चात 1924 में क्या होता है, चुनावों में फांसीवादी दल को विजय प्राप्त होती है और 1925 में फांसीवाद जो है पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। आगे चलकर समस्त विरोधी दल और अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, मतलब जितने भी पार्टियां रहती है, राजनीतिक दल रहते हैं, उनको अवैध घोषित कर दिया जाता है। शासन जो है मुसोलिनी की निरंकुशता में फांसीवाद के नीतियों के आधार पर होने लगता है। तो ये फांसीवाद स्टार्ट हो चुका होता है, इसका शासन स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है, अब फांसीवाद के सिद्धांतों को देख लेते हैं। तो देखिए तात्पर्य क्या है, फांसीवाद फैसियो शब्द से बना है जिसका अर्थ है लकड़ी का गट्ठर
इस शब्द का चुनाव अनुशासन और एकता के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है कि भाई गट्ठर को आप एक साथ तोड़ेंगे, एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो आप तोड़ ले जाएंगे, लेकिन अगर एक गट्ठर को तोड़ेंगे, कई लकड़ियों को एक साथ अगर गट्ठर बना दिया जाता है, उसको अगर आपको तोड़ने दिया जाए तो आप नहीं तोड़ पाएंगे। तो यही एक दर्शाता है कि अनुशासन और एकता की बात कही जाती है। व्यक्तिगत वाद का विरोध का यहाँ पर किया जाता है। फांसीवाद और मुसोलिनी का मानना था कि किसी राज्य का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना था, ना कि व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्ति के कल्याण करना। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो राज्य में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करे, राज्य के बाहर व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है, अतः व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जो उसे राज्य में विकास में बाधक ना हो, ठीक है। वस्तुतः क्या होता है कि इसका आधार यह था कि फांसीवाद को राष्ट्र आदर्श के रूप में स्थापित करना, ठीक है। उसके तहत क्या होता है, शक्ति हितों को संचालित करने का भी बात कही जाती है। अब देखिए जनतंत्र का विरोध भी किया जाता है। जनतंत्र पश्चिमी यूरोप के कुछ धनी देशों के आमोद प्रमोद का साधन रहता है। जनमत का कुछ महत्व नहीं होता है, बल्कि नेता आदेश ही सर्वोपरि होता है, ठीक है। अब फांसीवाद सरकार ने इसी विचारधारा के तहत निर्वाचन प्रक्रिया का अंत कर दिया, मतलब जो राजा कहेगा वही हो जाएगा। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, लगाकर विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। साम्यवाद का विरोध किया जाने लगा। देखिए, इतिहास निर्माण का आधार अर्थ की सत्ता के कारण होने वाला एक द्वंद्व है जो साम्यवाद है, और वर्ग संघर्ष सिद्धांत का इस समर्थक माना जाता है साम्यवाद, ठीक है। अब देखिए फांसीवाद की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो फांसीवाद इतिहास निर्माण का आधार राजनीतिक घटनाएं हैं, और यह वर्ग सहयोग पर बल देता है, एकता पर बल देता है, अनुशासन पर बल देता है, ठीक है। अब स्वतंत्र व्यापार का विरोध, देखिए सरकारी हस्तक्षेप में व्यापार जिससे मजदूर पूंजीपति वर्गों के हितों के मध्य समन्वय स्थापित हो सके। अब आर्थिक विकास की बात कर लेते हैं आगे चलकर। तो देखिए कृषि क्षेत्र में विकास, इटली के कुल क्षेत्र का 2/3 भाग पर्वतीय होने के कारण बहुत कम उपजाऊ भूमि थी, अतः मुसोलिनी ने क्या किया कि ऊसर और दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए योजनाएं प्रारंभ करी, जैसा हर देशों में होता है। सिंचाई के लिए बांध नहर निर्मित किए गए, साथ ही साथ किसानों के लिए राजकीय सहायता प्रदान की गई और कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाया गया, वृद्धि की गई। उद्योग क्षेत्र में क्या किया गया, कौन सा विकास किए गए, मुसोलिनी ने उद्योग क्षेत्र के विभिन्न तत्वों को राजकीय प्रोत्साहन दिया। इटली का औद्योगिक पिछड़ापन दूर हो सके, इसके लिए कोयले पेट्रोल की कमी को दूर करने के लिए झरनों से विद्युत उत्पादन करके उद्योगों में इसका प्रयोग किया, ठीक है। व्यापार क्षेत्र का विकास किया, जहाँ तक व्यापार और बैंकिंग क्षेत्र में राजकीय नियंत्रण लागू करके इससे विकास नीति को लागू किया गया। इन नीतियों का जो आधार माना जाता है वो इटली के आर्थिक समृद्धि को केंद्रित करके व्यापारिक विकास करना था, ठीक है। तो ये कुछ बातें होती हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ तक हम लोग आज देख लेंगे। सिंडिकेट व्यवस्था को कल के लेक्चर में देखेंगे। यातायात का विकास, देखिए इटली में औद्योगिक व्यापारिक पिछड़ेपन के लिए यातायात के साधनों की कमी मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। तो मुसोलिनी ने क्या किया, मुसोलिनी ने इसे दूर करने के लिए रेल व्यवस्था पर विशेष जोर दिया, रेलों का राष्ट्रीयकरण किया, उसका व्यापक विकास किया, बेकारी की समस्या का समाधान किया। देखिए फांसीवाद ने इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया, लोक निर्माण विभाग का विस्तृत कार्यक्रम आरंभ किया, जिसके तहत शहर, नहर, स्कूल, बंदरगाह आदि का निर्माण किया गया। कृषि, उद्योग आदि के विकास से भी बेकारी की समस्या दूर करने में मदद मिली। युद्धों के फलस्वरूप सैनिक के रूप में रोजगार के अवसर मिले। तो ये कुछ बातें हैं कि मुसोलिनी ने इटली में सत्ता स्थापित करने के बाद कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से चीज़ों का विकास किया, व्यापार का और हर तरीके से, यातायात का, बेकारी की समस्या का किस तरीके से विकास किया, आर्थिक पिछड़ेपन का किस तरीके से उसने उपाय सुझाया। तो मतलब सारे कार्यों को हम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा। अब देखिए सिंडिकेट व्यवस्था को अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।